जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और आज हम लोग को पढ़ना है पॉलिटी का अपना दूसरा लेक्चर और उस लेक्चर का नाम है दोस्तों भारतीय संविधान सभा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहले वीडियो में आपको भारत के कुछ ऐतिहासिक तथ्य यानी कि ऐतिहासिक अधिनियमों के विषय में पता चलेगा, तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में है पॉलिटी के सेक्शन में, और अगर फिर भी नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको आपको मिल जाएगी, आप सब लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग दूसरे वीडियो पर आएंगे। तो दूसरे वीडियो जो हमारा है, ये दूसरा जो लेक्चर है वो है भारतीय संविधान सभा पर। अब बच्चों, भारतीय संविधान सभा जब हमको पढ़नी है तो इसके क्रम में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेंगे आज कि डिस्कस क्या क्या करना है, ठीक है। और इस पूरे लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, लेकिन पूरे लेक्चर को देखने के बाद आपको कमेंट में ये जरूर बताना है कि आपको आज नया तथ्य क्या जानने को मिला, ठीक है। तो इस चीज़ को सब लोगों को देखना है, और जहाँ पर भी जो भी सेक्शन आपको लगता है कि आज हमको ये जानने को नया मिला तो इसको आप जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और हम लोगों के लिए जो भी आपके लिए सलाह होंगी वो भी आप हमें बताइएगा। चलिए, तो आज हम लोग अपना दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान सभा, ठीक है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की शुरुआत अगर हम लोग करें तो सबसे पहले हम लोग संविधान सभा की मांग से करेंगे, है ना। तो बाबू, भारतीय संविधान सभा, तो संविधान सभा को मांगा कब गया, सबसे पहले इसकी मांग कब की गई, तो हम कहते हैं कि इसको 1922 में सबसे पहली बार मेंशन किया गया था, ठीक है, हमारे देश के महात्मा गांधी जी के द्वारा। इनका वक्तव्य क्या था, इनका वक्तव्य था कि संविधान अगर है तो भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए। तो सबसे पहला अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कभी हुआ तो आपने महात्मा गांधी को जिक्र करना है, ठीक है। चलिए, आइए हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग डार्क कर देते हैं एक बार। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों, अभी अगस्त प्रस्ताव क्या है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव के तहत हुआ ये था कि अब अंग्रेज लोगों ने इसको लेकर आए और कहा कि इसके तहत भारतीयों का संविधान उनको मिलेगा, भारतीयों का संविधान उनको मिल जाएगा, परंतु इसमें मुख्यतः भूमिका भारतीयों की होगी। मुख्यतः जो भूमिका होगी दोस्तों वो किसकी होगी, भारतीयों की होगी। अब मुख्यतः भूमिका से तात्पर्य क्या है कि किसी न किसी की बैकग्राउंड भूमिका भी होगी। मुख्यतः तो आपने बता दिया, आपने पूर्ण रूप से नहीं बोला, अंग्रेजों ने इसको पूर्ण रूप से नहीं बोला, बोला मुख्यतः भूमिका जो होगी भारतीयों की होगी। तो इसको हमारे देश के शीर्ष संस्था जो उस समय थी कांग्रेस, जो लगभग भारत का एक प्रतिनिधित्व भी करती थी, हालांकि बहुत से ऐसे बड़े बड़े दल भी थे लेकिन कांग्रेस उस समय ऊंची दल पे थी, तो कांग्रेस ने कहा जाता है कि इसको अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है क्रिप्स प्रस्ताव, यानी कि क्रिप्स, आप सबको पता है क्रिप्स मिशन यहाँ पर आया था ना 1942 में। तो मार्च के एंड होते होते यहाँ पर कौन आया था, लगभग मार्च के एंड होते होते आया था 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर। तो क्रिप्स जो थे उनका नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स। अभी हम लोग कैबिनेट मिशन में भी उनका जिक्र करेंगे, फिलहाल उनका पूरा नाम आप लोग जान लीजिए। क्रिप्स का पूरा नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स। आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा बच्चों, ठीक है। तो जो क्रिप्स मिशन आया था वो भी यही प्रस्ताव लेकर आया था, वो भी हम लोग को क्या दे रहा था, संविधान सभा का चुनाव। बोला था संविधान सभा आपको मिल जाएगी, संविधान सभा आपको मिल जाएगी, संविधान भारतीयों का हो जाएगा, परंतु कब होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा बच्चों। कब होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। अब फिर से वही प्रश्न उठा भैया कि क्यों द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्यों मिलेगी भाई। तो ये हुआ कि 1939, आप सबको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 to 45। अब आया कब है, 42 में। इसने अब इन लोगों ने, मतलब ब्रिटेन की सरकार ने ये रखा कि भैया प्रस्ताव कि 1942 में हम आपको लेकर आ रहे हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब भी समाप्त होगा आपका बना दिया जाएगा संविधान सभा। भारतीयों ने कहा नहीं, हमको ऐसे भी नहीं चाहिए, हम लोगों ने इसको भी अस्वीकार कर दिया, ठीक है। अब हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम है कैबिनेट मिशन। हाँ, यहाँ से बात शुरू होती है जहाँ पर हमारे भारतीय संविधान सभा को थोड़ा सा तवज्जो दी जाती है। होता क्या है दोस्तों, 1945 में सरकार बदलती है और लेबर पार्टी की सरकार बनती है। कहाँ पर, इंग्लैंड में। कौन सी पार्टी की, इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनती है दोस्तों, ठीक है। और इनके द्वारा फिर एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। अब उन तीनों सदस्यों के नाम जरूर याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और वी अलेक्जेंडर।
ठीक है, जिसमें पैथिक लॉरेंस जो थे ना वो अध्यक्ष थे दोस्तों। अब स्टैनफोर्ड को आप लोग याद रखिए, ये यहाँ पर भी आए हुए थे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, तो ध्यान रखेंगे अगस्त प्रस्ताव वाले में भी। तो इस यहाँ पर पैथिक लॉरेंस जो है वो अध्यक्ष हैं और स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए हैं और वी अलेक्जेंडर आए, कैबिनेट मिशन में ये 3 लोग आते हैं, ठीक है। अब इन लोग आते हैं और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं ठीक है आपका संविधान आपको सभा मिल जाएगी और संविधान सभा के लिए लेकिन सबसे पहले क्या होगा, चुनाव होगा। तो चुनाव कौन करेगा, तो चुनाव करेगा जितने भी प्रांतीय विधायिकाएं हैं उनके द्वारा क्या कर लिया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। अच्छा, अब चुनाव की बातें आ गई तो ये हुआ कि संविधान सभा की जो सदस्य संख्या होगी वो 389 होगी, ठीक है। यहाँ पर इस बात को हम लोग साफ कर दें कि 389 भारत में मतलब क्यों कहा गया कि 389 ही होगी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, तो हम लोग ध्यान ये रखेंगे कि 389 इसलिए होगी क्योंकि बांटा गया था, भारत की जनसंख्या के हिसाब से यहाँ के नेताओं को बांटा गया कि कितने लोगों पर कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़े। तो कहा जाता है लगभग उस समय हमारी जनसंख्या जो थी ना वो 40 करोड़ के लगभग थी, है ना, अप्रॉक्स जो थी वो 40 करोड़ थी। तो इस 40 करोड़ की जनसंख्या चूंकि हम लोगों की थी तो लगभग हर 10 लाख लोगों पे एक नेता को रखा गया, ठीक है। तो हर 10 लाख लोगों पे एक नेता को रखा गया, तो कहा गया कि भैया जो होगा ये हम लोगों का लगभग 389 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, ठीक। अब समझते हैं इस बात को हम लोग यहाँ पे 389 सदस्यों का जो चुनाव होना था उसमें 2 प्रकार का चुनाव होना था, एक जो निर्वाचित होकर आएंगे और एक जो मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों आप सबको पता है कि भारत जब अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया था तो एक था ब्रिटिश इंडिया, है ना, ब्रिटिश इंडिया जिस पर ब्रिटिशों का क्या था, कब्जा था, उन क्षेत्र को ब्रिटिश इंडिया कहा गया या कहा जाता है, अब मान लीजिए। और मनोनीत जो थे उसका नाम क्या था, देशी रियासत। देशी रियासत का मतलब जहां पर अभी भी राजा क्या थे, विद्यमान थे, राजतंत्र वहां पर था, राजाओं की मनमानी थी और अंग्रेजों के तत्वाधान में वो लोग अपना स्वतंत्र रूप से राज कर रहे थे। तो वो 93 लोग वो थे, है ना। इसमें भी 292 लोग को क्या किया गया, निर्वाचित करने के लिए। टोटल निर्वाचन मतलब होगा जो सदस्य चुने जाएंगे वो 296 लोगों का निर्वाचन होगा, चुनाव होगा और 93 लोगों को मनोनीत किया जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य के लिए। और बाकी 296 लोग का क्या होगा, चुनाव होगा। अच्छा, इसमें से भी 4 लोग जो थे, ये 4 जो सदस्य थे, वैसे तो 292 पूरे हो गए जो निर्वाचित होकर आएंगे पूरे देश के विधान पालिकाओं से, और जो 4 होंगे उनको भी मनोनीत होना पड़ेगा। लेकिन ये कौन 4 होंगे, इन 4 को अलग इसलिए मैंने यहां पे लिखा है क्योंकि ये ना ब्रिटिश कमिश्नरी के सदस्य थे। अभी ब्रिटिश कमिश्नरी क्या है, तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं ब्रिटिश कमिश्नरी से मतलब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि आप लोग आज जानते हैं जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, इस समय इसी तरह उस काल में भी ब्रिटिश कमिश्नरी रखी जाती थी। तो ये 4 कमिश्नरी थी, ठीक है। तो ये 4 कमिश्नरी कौन थी, तो ये थी दिल्ली, ठीक है, ये था कुर्ग, दिल्ली कुर्ग। अच्छा कहाँ था, कर्नाटक का एक एरिया था, ठीक है, इसको ध्यान से रखेंगे। एक था बलूचिस्तान जो कि अभी कहाँ पर है, तो अभी वो है पाकिस्तान में, है ना दोस्तों, अभी कहाँ पर है ये पाकिस्तान में। तो ये अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, नहीं माफ कीजिएगा, हाँ एक बच गई ना, तो एक अभी हम लोग का बचा हुआ, इसका नाम क्या, अजमेर, एक हम लोग का अजमेर। तो ये 4 जो थी ये निर्वाचित में 292 और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी, और ये ब्रिटिश इंडिया के जितने जहां पर उनका क्या था, उनका अपना शासन था। मनोनीत कितने होंगे, देशी रियासतें, तो 93 देशी रियासतें के लोग मनोनीत होंगे। जरूर से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि संविधान सभा का, अब देखो चुनाव हो गया है ना, बात भी करेंगे आगे चुनाव के बारे में, लेकिन पहले ये देखेंगे कि हम लोग का हुआ क्या। सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि चुनाव जो था वो 1946 जुलाई से अगस्त में क्या हो गया था, संपन्न हो गया था, है ना। इसमें 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग को, और 15 सीटें जो है वो किसको मिला था, वो अन्य लोगों को मिला था, ठीक है। ध्यान रखेंगे हम लोग कितने लोगों को मिला था, अन्य लोगों को मिला था। अब ध्यान ये देंगे कि 208, 73 और 15 इसको जोड़ दीजिए, 8 3 11, 11 4 15 1 16, हासिल 1, 7 1 8 9 और 2, ये तो कितने हुए, 296 ही हुए। और सर अभी आपने क्या बताया, मतलब मैं अपने आप को कह रहा हूँ, अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि 389 सदस्य का क्या होना था, चुनाव होना था। लेकिन ध्यान से हम ये देखेंगे कि जब ये
चुनाव हो रहा था, अब ये 296 हो गए, 208 किसके, इनके, इनके और इनके, 296 तो हो गए, ये कांग्रेस हो गई, ये मुस्लिम लीग हो गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और ये 15 अन्य हो गए अदर्स। ये जो 93 लोग ये थे ना देशी रियासत, इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, ठीक है, इनको पता ही नहीं है, इनको अभी पता ही नहीं कि हमको करना क्या है, इन्होंने अपने भविष्य को तय नहीं किया कि हमको क्या करना है भैया, हमको भारत जो चुनाव कर रहा है उसमें जाना है कि हमको स्वतंत्र रहना है। क्योंकि दिक्कत क्या था ना, अभी हम पढ़ाएंगे आप लोग को अंत में, हमने बोला था कि आपको 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम हम पढ़ाएंगे, लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट में बोला है ना, लास्ट वीडियो में लास्ट के सेक्शन में मैंने बताया कि एक सेक्शन में हम लोग का बचा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। अच्छा, 1947 के जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत ये बोल दिया गया था कि मतलब 1935 वाला, जब तक हम लोग अपना संविधान बना नहीं सकते, 1935 वाला अधिनियम लागू रहेगा। और ये भी कह दिया गया कि जितने भी देशी रियासतें हैं वो भारत में क्या हो सकती हैं, रह भी सकती हैं, स्वतंत्र रूप से भी रह सकती हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पर क्या हो गया था, दिक्कत हो गया था, तो इन लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये लोग मनोनीत तो किए गए थे परंतु इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस आंकड़े को समझ गए, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स आप लोग करते रहिए क्योंकि फिर हम इसको इरेज करते जाएंगे, है ना, बोर्ड थोड़ा छोटा है, ध्यान देंगे हम लोग जल्दी से। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग का, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा रिवीजन हम आपको करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से। अगस्त प्रस्ताव 1940 मना कर दिया गया, हम लोगों ने नहीं स्वीकार किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहा गया कि ज्यादातर हम लोग की मुख्यतः भूमिका भारतीयों की, भारतीय समझ गए, मुख्यतः मतलब तुम भी कहीं ना कहीं से रहोगे, अंग्रेजों नहीं लेना है हमको तुम्हारा साथ। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, क्यों आता है? दिमाग लगाता है, क्यों? क्योंकि भैया चाहिए ब्रिटिशों को भारत का मैन पावर। चल क्या रहा है? चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक, नहीं चाहिए, जाओ। कैबिनेट मिशन, लेबर पार्टी, नई पार्टी आई, पहले घोषणा कर दी थी अगर जीतेंगे जितने उपनिवेश है समाप्त कर देंगे, सबको उपनिवेश को आजाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है भैया, इंग्लैंड होता है, 3 लोगों को भेजा जाता है, जाइए उन लोग का संविधान सभा बनाने में मदद कीजिए। कौन आते हैं? पैथिक लॉरेंस आते हैं, स्टैनफोर्ड क्रिप्स आते हैं और वी अलेक्जेंडर आते हैं। कौन बनता है अध्यक्ष? अध्यक्ष होते हैं पैथिक लॉरेंस। समझ गए? अब संविधान सभा की सदस्य संख्या निर्धारित की जाती है 389, लगभग 400 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमारे 40 करोड़ की उस समय क्या थी? जनसंख्या थी। इसमें 292 प्लस 4 296 लोगों को क्या किया जाता है? निर्वाचित होने के लिए कि आप लोग का चुनाव होगा, और 93 लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट, राजा हैं भैया, देशी रियासत, उनको दिया जाएगा, आपको मनोनीत किया जाएगा। अच्छा, इसमें से भी 4 अन्य इसलिए लिखा गया क्योंकि दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर, ये 4 इलाके जो ब्रिटिश कमिश्नरी के अंतर्गत आते थे, तो इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि 4 ऐसे भी थे। जैसे आज आप लोग हम लोग जो समझते हैं ना, जिसको माफ कीजिएगा यूनियन टेरिटरी के नाम से जिसको जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें आई थिंक क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का पहला बैठक होता है। मुस्लिम लीग इस बैठक को मना कर देती है, मांग करती है पाकिस्तान की, इसलिए इसको क्या कर देती है? खंडित कर देती है। तो मुस्लिम लीग खंडित कर देती है। 9 दिसंबर 1946 को हम लोग क्या हो रहा है? पहला बैठक हो रहा है संविधान सभा का, और उसके अस्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। आप सबको पता होगा, है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को 9 दिसंबर 1946 को क्या बनाया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बनाया जाता है, प्रश्न ये पूछ सकता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्यों बनाया गया, क्यों इसका सदस्य बनाया, क्यों? तो भैया, क्या अंग्रेजों ने बोला था बनाने के लिए, या कांग्रेस ने बोला था बनाने के लिए, या वो उस सभा में सबसे बुजुर्ग थे इसलिए सम्मान रूप में? तो हाँ, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका, है ना, अगर पेपर में ऐसे आता है तो हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चूंकि उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, अनुभवी व्यक्ति थे, तो उनको शुरुआत कर दी गई थी। श्री गणेश उनसे ही हुआ था। ठीक है, फिर 11 दिसंबर को क्या होता है? इसके स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं ना, इसके स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। कौन स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इतना आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के आगे चलकर क्या होते हैं? पहले राष्ट्रपति भी होते हैं, राजेंद्र प्रसाद महोदय। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। उद्देश्य प्रस्ताव, माफ कीजिएगा अभी पारित नहीं हुआ है। उद्देश्य प्रस्ताव को लाते हैं, कौन लाते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी लाते हैं, है ना। अच्छा, ये क्या था? तो जवाहरलाल जी इसको लेकर आते हैं, नेहरू जी। क्या था इसमें? तो इसमें बताया गया था कि भारत का जब संविधान बनेगा, तो संविधान बनने के पश्चात भारत के शासन में किन किन चीज़ों की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा,
क्या क्या चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट होंगी, इसको लेकर उद्देश्य प्रस्ताव ये लेकर आते हैं। गहन चर्चा होती है संस्था में, कहाँ पर, संविधान सभा में लोग बातचीत करते हैं और फिर उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या मिल जाती है, मंजूरी मिल जाती है। दोस्तों संविधान सभा का जो सदस्य है उनको चुन लिया गया है। आप देखिए 208 जो है वो कांग्रेस के हैं, 73 मुस्लिम लीग के, हालांकि इन्होंने अभी क्या किया हुआ है, इसका बहिष्कार किया हुआ है, 15 जो है वो अन्य पार्टियों के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसका पहले सबसे पहले आप लोग नोट्स ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका ले लीजिए नोट्स का स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हुआ क्या कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, है ना। मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया किसका, संविधान सभा का। आइए देखते हैं, इसको रहने देते हैं। संविधान सभा का बहिष्कार किसने कर दिया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया संविधान सभा का। अब संविधान सभा का जब बहिष्कार कर दिया तो एक व्यक्ति, उनका नाम है चर्चिल। अब चर्चिल जो वो पूर्व क्या रह चुके प्रधानमंत्री, कहाँ गए, ब्रिटेन के। इन्होंने एक वो दिया, एक वाक्य लिखा, एक वाक्य कहा भारत के संविधान सभा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या कहा इन्होंने, कहा कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है, संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है, जिसकी दुल्हन ही क्या है, गायब है। तो ये भारत को आलोचना कर रहे थे संविधान सभा की, पता चला होगा बाद में। आज तो ऐसा समय आ गया कि इन लोगों के जो वायसराय के कपड़े होते हैं ना, हमारे यहाँ बैंड बाजा वाले पहनते हैं, ये समय आ गया। तो इसीलिए कहा था अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए। अभिमान इसलिए किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे अंग्रेज जिनका कभी एक समय था सूरज नहीं डूबता था, है ना, और उन अंग्रेजों के जो वायसराय के कपड़े अब हमारे यहाँ के बैंड बाजा वाले पहनते हैं, तो अभिमान टूटा ना, तो अभिमान नहीं करना चाहिए। हम सबको हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो चर्चिल ऐसा कह रहे थे, ठीक है। चलिए बाद में तो पता चला ही होगा इनको। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है, चलते दूसरे पृष्ठ पर। और यहाँ तक तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति की हम लोग बात करने वाले हैं ना, आइए इनके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी, अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, इनको संविधान की जननी भी कहा गया किसी के द्वारा, बताएंगे भी किसके द्वारा, लेकिन फिलहाल इसको देखिए कि इनको कहा गया संविधान का जनक। और एक समय ऐसा था कि संविधान सभा में ये थे ही नहीं, सीट ही नहीं बन रहा था। कहेंगे आप कह रहे ऐसा कैसे हो गया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हुआ ये कि जहां से ये चुनाव लड़े, बॉम्बे से ये चुनाव लड़े थे, ठीक है, बॉम्बे से जब ये चुनाव लड़े तो ये चुनाव ना हार गए, और फिर लीग की सहायता से, मुस्लिम लीग के, ये बंगाल में चुनाव लड़े। थोड़ा सा इनको सपोर्ट किया गया अंबेडकर जी को, तो ये बंगाल में चुनाव लड़े। अब जब बंगाल में चुनाव लड़े तो बंगाल में ये जयसुर कूलन नाम का एक स्थान था, ठीक है, लिख देते हैं। जयसुर कूलन नाम के स्थान से चुनाव ये जीत गए। हुआ इसी बीच ये जब ये चुनाव जीत गए तो आप सबको पता है कि बंटवारा देश का हो गया था माउंटबेटन प्लान के तहत। माउंटबेटन एक वायसराय था जो उसमें आया था, योजना, माउंटबेटन योजना या प्लान भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछता है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस प्लान के तहत हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। तो ये जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो ये जो बंगाल का इलाका था जयसुर कूलन, ये पता कहाँ चला गया, ये चला गया पूर्वी पाकिस्तान में। पाकिस्तान 2 हिस्से का हो गया था ना, पता है ना आप लोगों को, है ना। तो हम लोग अगर बात करें तो भारत का एक इलाका, तो भारत के इस इलाके पर क्या हो गया था, एक पाकिस्तान मिल गया था इधर और एक इधर पर यहाँ पर मिला हुआ था, है ना। बांग्लादेश जिसको आज हम लोग जानते हैं, हम ही लोग ने आज़ाद भी कराया बांग्लादेश को, उस समय की आयरन लेडी जिसको कहा जाता है ना, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये जयसुर कूलन, माफ़ कीजिएगा इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो भैया ये बॉम्बे चुनाव हार गए थे, बंगाल से जीत गए, लेकिन बंगाल से जब जीते इनकी सीट ही नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई, क्योंकि बंगाल कहाँ चला गया, जयसुर कूलन में। अब इनकी यहाँ पे सीटें नहीं है, अब सीट नहीं तो संविधान सभा में आएंगे कैसे, संविधान सभा में नहीं आ पाएंगे। तब एक व्यक्ति आते हैं, अब इन व्यक्ति को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति के रूप में संविधान में याद रखेंगे, और उस इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम क्या है, उनका नाम है VN राव। कहाँ लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखे, यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं VN राव। VN राव जी मिलते हैं किससे, राजेंद्र प्रसाद जी से। राजेंद्र
प्रसाद जी से। और क्या कहते हैं कि भैया अगर अच्छा ये कौन कह रहा है, वी.एन. राव जी कह रहे हैं किससे, राजेंद्र प्रसाद से। देखिए 3 इनडायरेक्ट चला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग पढ़ोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वी.एन. राव जी राजेंद्र प्रसाद से कह रहे हैं कि अगर भीमराव नहीं रहेगा संविधान सभा में, संविधान सही से बन नहीं पाएगा, इसकी बहुत आवश्यकता है। अब बड़ा सोच में पड़ गए राजेंद्र प्रसाद जी सोचे कि अब इनको कैसे इसमें शामिल किया जाए। तो क्या किया गया, तो एक व्यक्ति थे उस समय बॉम्बे में मनोनीत, है ना, तो जयकर साहब। तो हुआ क्या, प्रसाद जी ने क्या बोला, उस समय एक पद होता था प्रधानमंत्री का, बॉम्बे का प्रधानमंत्री ऐसे, तो बॉम्बे का प्रधानमंत्री उस समय जयकर साहब थे। तो इनसे कहा गया अपना सीट जो है क्या करिए, त्यागिए, अपनी सीट छोड़िए, और ये सीट जो है हम किसको देंगे, ये बॉम्बे की सीट ये हम देंगे भीमराव अम्बेडकर। तो प्रश्न आता है बेटा, प्रश्न पूछा जाएगा कि किस सीट से ये चुनाव जीते थे। तो याद रखिएगा चुनाव ये बंगाल सीट से नहीं जीते थे, बंगाल इधर इनको मिला था, ठीक, माफ कीजिएगा, सॉरी, बंगाल से चुनाव जीते थे जयसुर कुलन में, लेकिन वो कहाँ चला गया था, वो चला गया था कहाँ पे, पूर्वी पाकिस्तान में। और कहाँ से नहीं जीते थे, तो बिल्कुल सही बॉम्बे से ये नहीं जीते थे, ये इनको ट्रांसफर किया गया था, ठीक है, ये इनको ट्रांसफर कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए थोड़ा हम यहाँ पर वी.एन. राव जी के बारे में जान लें। वी.एन. राव जो थे हमारे, वो थे, उनका पूरा नाम था वेनेगल नरसिंह राव, है ना। अच्छा ये कौन थे, माफ कीजिएगा, ये कौन थे, तो ये संविधान सभा के सलाहकार थे, संवैधानिक, है ना, संवैधानिक सलाहकार थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, कहा जाता है समकालीन बिल्कुल किसके, भीमराव अम्बेडकर जी के, है ना, बिल्कुल भीमराव अम्बेडकर जी के समकालीन व्यक्ति थे। कौन, वेनेगल नरसिंह राव जी। तो वी.एन. राव, वेनेगल नरसिंह राव जी कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे। क्या ये संविधान सभा के सदस्य थे, बिल्कुल नहीं, ये सदस्य नहीं थे, ये बिल्कुल निःशुल्क सुविधा वहां पर दे रहे थे। सोचिए क्या तुम्हारे देश के नेता रहे होंगे, क्या उनकी हैसियत रही होगी उस समय की नेताओं की, वर्तमान की तो भगवान मालिक हैं। लेकिन वेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, सदस्य तक नहीं है संविधान सभा के, है ना, पैसा भी नहीं मिल रहा है इनको, सैलरी भी नहीं मिल रही है, फ्री में काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा इनके विषय में अगर बात किया जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ के पहले प्रथम भारतीय जज भी रह चुके थे, प्रथम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रथम भारतीय जज की भूमिका में भी ये रह चुके थे। और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रारूप पर विचार करने के लिए हमारे किसको, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा था प्रारूप समिति बनाने के लिए। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया, फिर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया, है ना, भीमराव अम्बेडकर जी को। इसमें इनके सहित कुल 7 लोग थे। बात किया जाए भीमराव के सहित कुल 7, पेपर में कंफ्यूज करता, भीमराव के अतिरिक्त, माफ कीजिएगा, अम्बेडकर जी के अतिरिक्त अन्य कितने लोग थे प्रारूप समिति में, तो अन्य 6 थे, परंतु भीमराव जी को लेकर कितने थे, 7 सदस्य। अच्छा इन सबके नाम आपको पीडीएफ नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थोड़ा सा इस सेशन को जल्दी जल्दी हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी वृहद जानकारी आपको नोट्स में मिलेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आइए इन चीज़ों को हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे ना तो मुझे इरेज करने में थोड़ा सा काम आएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक उन चीज़ों को, या लिख भी सकते हैं आप लोग, जो भी आपको करना हो। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो भारत जो था उसको आज़ाद हो गया, कब हुआ, 15 अगस्त को 1947 मध्य रात्रि, है ना, 14 अगस्त को पाकिस्तान हो गया। ठीक किस प्लान के तहत हुआ, माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ। ऊपर हम लोग ने इधर कहीं पढ़ा होगा, आप लोग देख लीजिएगा, माउंट नहीं यहाँ पढ़ा है ना, ये है, देखिए इसको देख लीजिएगा। तो 14 अगस्त को कौन हो गया, पाकिस्तान, और 15 अगस्त को कौन हो गया, इंडिया। किस प्लान के तहत, माउंटबेटन प्लान के तहत। उसके पहले कुछ चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, तो हम वो देखेंगे सबसे पहले ना। सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार है, ठीक है बच्चों, संविधान बनकर तैयार है, और ना केवल बनकर तैयार है, कुछ चीज़ें लागू भी कर दी गई हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख
जो गतिविधियां हैं वो लागू भी कर दी गई हैं। 2 महीने का वेट रखा गया है कि हम लोग 26 जनवरी को मनाएंगे। 1950 में हम लोग क्या मनाएंगे? गणतंत्र दिवस मनाएंगे। गणतंत्र दिवस, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, हमेशा पूछा है तो माफ कीजिए, हम इधर आ जाते हैं ना, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया। कुछ प्रमुख चीजें लागू भी कर दी गई हैं, लेकिन 26 जनवरी तक का वेट किया जा रहा है अगले 2 महीने के लिए। 49, 50, आप ये मत सोचिए साल कैसे बीत गया, नवंबर है फिर दिसंबर, अगला महीना जनवरी, जनवरी में साल चेंज हो गया 1950। अच्छा, ध्यान ये देंगे कि 26 जनवरी 1950 का वेट क्यों किया जा रहा था? तो क्योंकि 1929 में, आइए यहाँ देख लेते हैं, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या तय किया था कि हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? अपना स्वराज दिवस मनाएंगे। स्वराज दिवस हम लोग कब मनाएंगे? 26 जनवरी को हम लोग स्वराज दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी को हम लोग, तब से हम लोग क्या मना रहे थे? स्वराज दिवस मना रहे थे। अब हम लोग को क्या पता कि हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हो जाएगा, है ना? तो 15 अगस्त को हम लोग का देश आज़ाद हो चुका था, 15 अगस्त 1947, ये आपने डेट लिखा हुआ है यहाँ पर, है। तो हम लोग डबल कैसे स्वराज दिवस मनाएं? तो ये हुआ कि चलिए अब तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है। तो जब तैयार हो गया तो चलिए आइए 2 महीना तक वेट करते हैं, कुछ चीज़ें जो प्रमुखता इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, उसको लिख लेते हैं, क्या समस्या है? और मतलब अंगीकार करके स्वीकार कर लेते, स्वीकार तो हो गया है ना, अब इसको थोड़ा बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को क्या लागू कर दिया जाता है और बाकी चीज़ के लिए वेट किया जाता है। याद करते हैं हम लोग अपने 20 साल पहले उस अनुभव को जो 1930 में इन लोगों ने किया था। ये लोगों की बात हो रही है, मेरी बात नहीं हो रही, ठीक है? तो हम लोग क्या भैया 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस, यानी क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। अब यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे ना। क्यों वेट करेंगे? जरूरी है कुछ चीज़ें। 22 जुलाई 1947 क्या हो गया है? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया है, हमारा तिरंगा, प्यारा तिरंगा, है ना। उसके बाद हम लोग ध्यान रखेंगे, अब हम लोग इधर आ जाएंगे इस वाले डेट पर, 22 जनवरी को आ जाएंगे 1950 में। और अगर हम बात करें, माफ़ कीजिएगा, इसको ना 24 कर लेते हैं, 24 दिन 1950, 2 दिन बचा हुआ है ना। ध्यान से देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये दोनों चीज़ें इस दिन हो गई थी, ठीक है, स्वीकार कर ली गई थी, अंगीकृत कर लिया गया था। क्या क्या? राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत। बहुत नीचे पॉइंट हो गया, अब कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ पॉइंट इरेज होंगे तभी उसके बाद कुछ बात होगी, ठीक। लेकिन एक और चीज़ देख लीजिए इसमें, यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचा। इसी 24 जनवरी को ही संविधान सभा के सदस्यों ने क्या कर दिया था? 1950 में संविधान सभा के ना हस्ताक्षर किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में के सदस्यों ने 24 जनवरी को ही 1950 में क्या किया था? हस्ताक्षर कर दिया था, ठीक है। किस पर? संविधान पर। कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट जो साइन था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, अब इतने पॉइंट्स हम लोग के क्लियर हो गए हैं, कुछ पॉइंट्स अभी हम लोग के बचे हैं, उसको हम लोग देखेंगे, तब तक हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई फटाफट, तो हम लोग इसको इरेज कर दें। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब इसको इरेज करने की बारी आ गई है। चलिए इस वीडियो के अंत में चलते हैं और आपको कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हम लोग समझते हैं। ये है कि संविधान जो था, हमारा संविधान 2 प्रकार से काम करता था। एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया का काम कर रहा था ये, और दूसरा ये संसद और विधायिका, जिसको हम कह सकते हैं ना, जो काम करती है। तो हम संसद का भी एक प्रकार से काम कर रहा था, जो नियम बनाने का काम होता है ना भाई संसद का, वो भी काम ये कर रहा था, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे ये संसद का काम कर रहा था और कैसे संविधान। अच्छा, इसके पहले हम आपको ये बता दें कि संविधान निर्माण की जब प्रक्रिया होती थी तो उसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद महोदय जी होते थे, है ना। प्रसाद जी बिहार के थे। और अगर ये संसद की जब व्यवहार आ जाता था इसमें, जैसे 2 मीटिंग्स होती थी, एक सुबह की एक शाम की, तो सुबह अगर मान लीजिए चल रहा है संविधान निर्माण का काम, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता कर लेते थे, है ना। अगर शाम को चल रहा है संसद का काम, तो संसद के काम में कौन कर लेता था? तो कर लेते थे गणेश मावलंकर जी,
है ना, गणेश मावलंकर जी। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए है, संसद के बहुत सारे ऐसे काम थे, जैसे ये काम क्या है, ये देखिए अभी संविधान सभा बन ही रही है ना संसद के, लेकिन संसद का काम क्या हो रहा है, संसद का काम हो रहा है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करना, है ना, अपना लिखा हुआ है अपनाना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाना, है ना, 24 जनवरी को ही हस्ताक्षर करना सभी लोगों का। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें रह गया, देखिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि 24 जनवरी को ही भारत के राष्ट्रपति भी मनोनीत हो गए थे, निर्वाचित हो गए थे, माफ कीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए थे दोस्तों, मनोनीत नहीं हुए थे। मनोनीत और निर्वाचित में अंतर मैंने वहां पे आपको बताया था। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे ना कि जब चुनाव होने वाला था तो चुनाव में हम लोग सबको पता है ना 292 + 4 निर्वाचित और 93 देशी रियासतों के मनोनीत मतलब स्वयं से उनको, जिनको वो आग्रह करना है इनको आगे बढ़ाने का, और निर्वाचित हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, इसके कारण क्योंकि संसद ने ये कहा था, यानी कि संविधान निर्माण सभा ने ये बात कही थी, संविधान सभा ने, ठीक है, संविधान निर्माण का काम और संसद का काम दोनों करती थी। तो संविधान सभा ने बोला कि भैया राष्ट्रपति के लिए कौन आना चाहता है आगे, तो कोई ने पर्चा नहीं भरा, राजेंद्र प्रसाद जी ने केवल एक एप्लीकेशन भरा, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना नाम आगे बढ़ाया, तो इनको ही कह दिया गया चलिए ठीक है, तो आप राजेंद्र प्रसाद जी क्या बन जाते हैं, यानी ये संसद के उससे बने थे, ऐसा नहीं कि इनको मनोनीत किया गया था, तो भैया ये निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ठीक है, समझिएगा आप लोग इसको। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 300। अब यहाँ कुछ टर्म मैंने लिख दिए हैं, जल्दी आप लोग इसका नोट्स भी ताकि बना ले, क्योंकि समय वीडियो लंबा ज़्यादा न जाए। तो 395 अनुच्छेद के तहत क्या हुआ, आप सबको पता है, हमारे जो संविधान बना उस समय अंतिम जो अनुच्छेद था वो 395 ही था, है ना, रटी रटाई चीज़ें हमको मिल जाती है, लेकिन ये 395 अनुच्छेद था क्या, हालांकि आगे अनुच्छेद अनुसूचियाँ हम लोग ये पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट ये पढ़ेंगे 395 अनुच्छेद में, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान सभा भारत का, तो हम लोग देखेंगे 395 अनुच्छेद में ये लिखा था ना कि 1935 और 1947 का जो भारत वाला अधिनियम है ना, भारत की स्वतंत्रता का जो अधिनियम है 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, ये दोनों 395 अनुच्छेद 1950 के अनुसार अब रद्द होता है, खत्म कहानी। यानी अनुच्छेद 1950, माफ कीजिएगा 1950 में जब 395वां अनुच्छेद था, अंतिम अनुच्छेद इसी बात का सूचक था कि अब भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम स्वाधीनता अधिनियम 1947 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक और आगे बात चलते, कभी कभी हम लोग जब बात करते हैं संविधान सभा बन रही थी तो आलोचना की बात होती है, तो आलोचना क्या होती है, तो बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना की थी। तो आलोचना कौन करेगा भाई, जिसको बुरा लग गया होगा किसी चीज़ का, जरूरी नहीं कि आलोचना हमेशा खराब के लिए हो, आलोचना आपकी तरक्की के लिए भी होती है, लेकिन इस समय देखिए आलोचना कौन कर रहा है, इसको हमारी संविधान सभा को ना एक जाति की संस्था कहा गया, एक बड़े समुदाय की संस्था। किसने कहा, अरे वही चर्चिल ने कहा। ठीक है भैया, वो पुराने अंदर का खार बचा हुआ था, तो चर्चिल बोल रहे हैं कि ये एक जाति की संस्था है। ठीक है, तो कोई कह रहा है साइमन क्या कह रहा है, साइमन कह रहा है ये हिंदुओं की सभा है, ये हिंदुओं की सभा है। भाई आलोचना करना इनका हक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें केवल हिंदू ही थे, है ना, बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ध्यान हम लोग ये रखेंगे कि हिंदुओं की सभा क्यों, अब जहाँ पर जितना पॉपुलेशन अगर हिंदुओं की ज़्यादा है तो सभा में ज़्यादातर हिंदू ही रहेंगे, ये कॉमन सेंस है। लेकिन चूंकि ये लोग मैकाले पद्धति से पढ़े थे ना, तो इसीलिए भैया तो हिंदुओं की सभा इसको ये कह रहे थे, लॉर्ड साइमन आलोचना कर रहे थे, आलोचना को हम लोग स्वीकार करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसी क्रम में मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम रखा है ना, तो इसको आप लोग गलत मत समझिएगा, यहाँ पर ये आलोचना नहीं कर रहे, यहाँ पर इनका एक प्रमुख पॉइंट है जो पेपर में पूछ लेता है। इन्होंने कहा जब संविधान सभा की आखिरी बैठक हुआ 24 जनवरी, है ना, इनको जब राष्ट्रपति स्वीकार किया गया, सब लोग खूब ताली उली बजाया, तो भैया ये जब इनको स्टेज पे चढ़े तो ये कहें मैंने ज़िंदगी में एक ही काम बढ़िया किया, मतलब पूरे संविधान में मैंने बस एक काम बहुत बढ़िया किया। अच्छा, वो काम क्या था इनका, तो इन्होंने कहा कि मैंने क्या किया, भीमराव को क्या किया, शामिल कर लिया इसमें, और प्रारूप समिति का उसको अध्यक्ष बनाया, मैंने ये बहुत बढ़िया काम किया। और इन्होंने भीमराव जी को एक दक्ष पायलट इंग्लिश में हम लोग बोले स्किल्ड पायलट की संज्ञा दी। प्रश्न आता है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्किल्ड पायलट भीमराव अम्बेडकर जी को किसने कहा, तो हम याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, है ना। अगला पॉइंट जो हम लोग का वो के वी राय जी का। के वी राय जी ने क्या किया, के वी राव जी जो थे उन्होंने भीमराव जी को क्या बताया, जनक भी बताया और जननी भी बताया संविधान का। यहाँ देखिए मैंने बताया था आपको, हम बताएंगे, है ना, तो हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि के वी राव जी ने ये बोला कि ये भीमराव अम्बेडकर जी क्या है,
ये जनक भी हैं और जननी भी हैं। आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है किसको? भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु भी कहा। हालांकि मनुवाद से सबसे खास इनको वो था, अलगाव रखते थे, ठीक है। लेकिन आधुनिक भारत का चूंकि इन्होंने संविधान बनाया था, निर्मित करने में क्या किया था, बहुत सहयोग दिया था। अंतिम पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है 13 मई, ठीक है भैया, 1952 भारत का 1952 13 मई 13 मई 1952 भारत का पहला संसद का कार्यवाही, एक निर्वाचित संसद है ना, कार्यवाही हुई। संसद की पहली बैठक जो हुई वो कब हुई? 13 मई 1952। चुनाव संपन्न हो गया है ना। 51 के नवंबर दिसंबर में चुनाव शुरू हो गए थे, फरवरी मार्च में 52 में खत्म हो गए थे। 52 में अब संसद की बैठक हुई पहली बार, और यहाँ पर हमारा संविधान सभा लगातार तब से काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इस क्रम में भारतीय संविधान सभा का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी लोग इसको पढ़िए, नोट जरूर बनाइएगा, बीच में रोक रोक कर देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा, जल्दी स्पीच अगर मेरा स्पीड होगा तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। बाकी आपको लिंक में पूरे नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे हमारा चैनल, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी लिंक आपको मिल जाएंगे, है ना, जितने भी PDF नोट्स हैं। चलिए अब हम लोग अगले सेक्शन में हम लोग आपसे बात करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।